हाँ जी, ये लास्ट मेरे ख्याल में हमने ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स की थी। ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स की और कोवलेंट कंपाउंड की, तो दोनों स्ट्रक्चर्स की हमने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स कंप्लीट की थी। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या आप सिंपली कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स हमने डिस्कस कर ली थी, तो लेक्चर्स मैंने शेयर किए थे। मेरे ख्याल में शायद कुछ बच्चों के पास वो लेक्चर्स चल नहीं रहे, तो मैं वो अपलोड करूंगा, तो फिर आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है ना। अभी यह है कि हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स यानी दोज कंपाउंड्स विच फॉर्म फ्रॉम आयोनिक बॉन्डिंग। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे ये क्या कहलाएंगे, आयोनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। इनकी प्रॉपर्टीज या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें डिस्कस करनी है। तो आयनिक कंपाउंड्स जो है दे, यानी इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड्स विच आर फॉर्म बाय आयोनिक बॉन्डिंग। और आयोनिक बॉन्डिंग जिनका पड़ा हुआ है या जिनका नहीं पड़ा हुआ है, या रहन से निकल गया, उनके लिए थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं आयनिक बॉन्डिंग क्या थी। इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between oppositely charged ions, oppositely charged ions. ठीक है, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन। जैसे हमने कहा था कि सोडियम आयन विल अट्रैक्ट Cl माइनस। पहले सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। बेसिकली आयनिक बॉन्डिंग किसके दरमियान होती है, बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। metal will lose electron, non-metal will gain electron. Metal, once it loses electron, it becomes positive ion. Non-metal, once it gains electron, it becomes negative ion. ठीक है, तो ये इस तरीके से बेटा जरा होती ठीक है जी। तो सोडियम आयन विल अट्रैक्ट क्लोराइड आयन, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड ड्यू टू दैट अट्रैक्शन दिस आयनिक कंपाउंड विल फॉर्म। ये क्या है, NaCl क्या है, इट इज एन आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब हमने इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है आयनिक कंपाउंड की, यानी कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय आयोनिक बॉन्डिंग। तो इसकी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज related to their structure. Ionic solids, they have high melting and boiling points. They have high melting and boiling point. यानी अगर हम आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं, तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड हाई डेंसिटी। तो आयनिक सॉलिड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, हाई डेंसिटी होती है। दे यूजुअली एग्जिस्ट एट, और यूजुअली दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट RTP। यानी कोई भी आयनिक सॉलिड आयनिक कंपाउंड आपको रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में नहीं। आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये सॉलिड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल NaCl, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज अराउंड, सोडियम क्लोराइड की अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो अराउंड 700 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इट मेल्ट्स एट अराउंड 1900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और उसकी वजह क्या है, रीजन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आयनिक सॉलिड्स जो है इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, रीजन क्या है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी बेसिकली आयनिक सॉलिड क्या है, लेट्स से ये एक सोडियम आयन अट्रैक्टेड टू नेगेटिव आयन, फिर यही सोडियम आयन कनेक्टेड टू अनलाइक चार्जेस, आपस में कनेक्टेड होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसमें क्या है, अनलाइक चार्जेस कांटेक्ट में।
अब अगर आपने NaCl को मेल्ट करना है, दैट मीन्स वी हैव टू ब्रेक दिस अट्रैक्शन, आपको ये अट्रैक्शन तोड़नी है, इनको दूर लेके जाना है, एंड दे आर स्ट्रांगली कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये जो अट्रैक्शन है बिटवीन अनलाइक चार्जेस, वी कॉल इट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, रीजन क्या है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. Ionic compounds have high melting and boiling point. इनके melting और boiling point high क्यों होते हैं? Due to strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. ये जो unlike charges हैं, they are attracting each other. Sodium ion is attracting chloride ions. ठीक है, तो ये unlike charges are attracting each other, and due to that attraction, ये इतनी strong attraction है, इसको तोड़ने के लिए आपको काफी ज्यादा amount में energy required होती है, and that's why they have high melting and boiling point. So due to strong electrostatic force of attraction between unlike charges between oppositely charged ions, which needs high energy to separate them, which requires huge amount of energy. So that's why they have high melting point एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनको सेपरेट करने के लिए आपको काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसकी वजह क्या है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सिंपल ये ध्यान में रखें कि आयंस के दरमियान जो अट्रैक्शन है ये क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ जी, क्लियर है बेटा? ये इसमें कोई कंफ्यूजन? तो आयनिक सॉलिड्स जो हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन इज दैट दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो एक प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, नंबर टू, second property of ionic compound is they do not conduct electricity in solid state। ठीक है जी, आयनिक सॉलिड्स जो हैं ये आयनिक कंपाउंड्स जो है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट दे do conduct electricity in molten और aqueous phase। ठीक है, तो अगर आप इनको मेल्ट कर दें या सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व कर दें, एक्वियस फेज में ले जाएं, देन दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज इन सॉलिड फेज दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड जो हैं, दे आर सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फेज, नॉट इन सॉलिड फेज। And a substance which conduct electricity in liquid phase but not in solid phase is called electrolytes. So they are electrolytes। आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं? दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फेज। अ सब्सटेंस व्हिच conducts electricity in liquid phase। A substance which conduct electricity in liquid phase is called electrolyte। ये electrolytes कहलाते हैं। ठीक है, तो आयनिक सॉलिड्स क्या हैं? दे आर electrolytes। They conduct electricity in liquid phase बट नॉट इन सॉलिड फेज। सॉलिड फेज में ये करंट पास नहीं करते, लिक्विड फेज में करंट पास करते हैं। अब उसकी वजह क्या है? ठीक है, इसके अगर हम रीजन पे आते हैं कि व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फेज एंड नॉट इन सॉलिड फेज, तो बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। एक तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बेसिकली करंट क्या है? करंट को अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, व्हाट इज करंट? करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज फ्लो करेगा, दैट इज करंट। अब चार्ज जो है इट फ्लोज आइदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है,
If a substance has freely moving electrons, it will conduct electricity. For example, metals जो हैं ये solid form में current pass करते हैं. And why? Because they have free electrons. And ions जो हैं, they ionic compounds have ions. ठीक है जी. आयनिक कंपाउंड्स जो हैं इनके पास आयंस होते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस. मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो अब आयनिक सॉलिड के केस में क्या होता है? लेट्स से दिस इज अ पीस ऑफ सोडियम क्लोराइड. ठीक है जी. तो अब इसमें क्या है कि लेट्स से ये सोडियम आयन है, Na प्लस, देन Cl माइनस, देन Na प्लस, फिर अगेन Cl माइनस, देन Na प्लस, Cl माइनस. तो आयंस आर इन क्लोज कांटेक्ट विद ईच अदर. सॉलिड फेज में क्या है कि आयंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है. तो आयनिक सॉलिड, पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें कि आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस. आयोनिक सॉलिड conduct electricity due to the movement of ions. In solid phase, ions are closely packed. सॉलिड फेज में क्या है, अगर आप देखें तो आयंस आर क्लोजली पैक्ड, जुड़े हुए हैं, दे कैन नॉट मूव. तो इन सॉलिड फेज आयंस आर क्लोजली पैक्ड, दे कैन नॉट मूव. और क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इस वजह से दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. तो इन सॉलिड फेज आयंस आर क्लोजली पैक्ड, दे दे कैन नॉट मूव. ठीक है. बट इन लिक्विड फेज में क्या होगा? इन लिक्विड फेज जब आप इसी को लिक्विड फेज में लेकर आएंगे तो नाउ आयंस वुड बी slightly separated from each other. So now they can move. So in liquid phase, ions are separated. So we can say that in liquid phase, this liquid phase could be either molten or it could be aqueous. So in liquid phase, which is either molten or aqueous, ions can easily move and therefore they conduct electricity. And therefore it conducts electricity. ठीक है जी. तो आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन लिक्विड फेज, नॉट इन सॉलिड फेज. और रीजन क्या है? मूवमेंट ऑफ आयंस. हाँ जी, ये क्लियर है सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन? जी बेटा, दो प्रॉपर्टीज अब तक हमने पढ़ी. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड फेज बट नॉट इन सॉलिड फेज. जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई कुछ है तो आप व्हाट्सएप पे बेटा क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं. ठीक है. सबको क्लियर है ये दोनों प्रॉपर्टीज? तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने आयनिक कंपाउंड्स की डिस्कस की. अच्छा, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है इनकी सॉल्युबिलिटी. दो प्रॉपर्टीज हो गई, पहली हो गई हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दूसरी कंडक्टेंस, थर्ड है सॉल्युबिलिटी. तो आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल. ठीक है जी. ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं. दे आर वाटर सॉल्युबल बट दे आर इनसॉल्युबल इन दे आर insoluble in organic solvents. ठीक है जी. आयनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर वाटर सॉल्युबल, ये पानी में डिजोल्व होते हैं बट दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. अच्छा, अब ये मतलब इसमें एक तो रीजनिंग भी है. पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि देयर आर सर्टेन आयनिक कंपाउंड्स विच आर वाटर इनसॉल्युबल. कुछ ऐसे भी हैं जो पानी में डिजोल्व नहीं होते, बट अभी फिलहाल हम जनरल रूल की बात कर रहे हैं. तो जनरली दे आर वाटर सॉल्युबल. ठीक है. और क्यों डिजोल्व होते हैं इसका रीजन कोई आपसे पूछेगा नहीं. ठीक है. तो बस सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है. ओ लेवल्स में इसका रीजन कोई नहीं पूछेगा.
जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि दे आर वाटर सॉल्युबल, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर वाटर सॉल्युबल, बट दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, पेट्रोल, ये भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? कार्बन कंटेनिंग सॉल्वेंट्स, कार्बन कंटेनिंग सॉल्वेंट। तो ये आयनिक कंपाउंड इनमें डिसॉल्व नहीं होते, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व नहीं होते। तो इसकी रीजन आपसे कोई नहीं पूछेगा, जस्ट सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि दे आर वाटर सॉल्युबल। बस ये तीन प्रॉपर्टीज होगी। और नेक्स्ट वन है नंबर 4 इज ionic compounds exist as ionic compounds exist as giant ionic crystal lattice which is brittle in nature। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स क्या है? दे एग्जिस्ट एज जाइंट आयोनिक क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। अब पहली बात तो ये जो टर्म लैटिस है, लैटिस क्या है? रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। व्हाट इज लैटिस? रेगुलर थ्री डायमेंशनल arrangement of particles। regular three dimensional arrangement of particles। in केस ऑफ आयनिक कंपाउंड पार्टिकल्स कौन से हैं? आयंस हैं। तो आयंस का रेगुलर अरेंजमेंट जो है ये लैटिस कहलाएगा। जैसे आयनिक सॉलिड सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में क्या है? Na+, फिर इसके बाद क्या आ रहा है? Cl-, फिर Na+। तो ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है। ये अनलाइक चार्जेस कांटेक्ट में, कहीं भी आपको लाइक चार्ज कांटेक्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करेगा। तो अनलाइक चार्जेस आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो ये एक प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट है जिसमें अनलाइक चार्जेस आर इन contact with each other. So let's say this is a structure of solid sodium chloride. We are saying that it is a regular. Giant means large structure. Giant, when we say that the structure is a giant structure, so giant means which has large number, indefinite number of particles. तो ये इसकी एंडिंग हमें नहीं मालूम, जितना मर्जी आप इसमें ऐड करते चले जाएं, आयंस ऐड होते जाएंगे, तो इसमें कोई एंडिंग नहीं है। जाइंट का मतलब सिंपल ये है कि जिसको स्ट्रक्चर को आप जितना मर्जी चाहे एक्सटेंड कर ले, जितने मर्जी आयंस लगा ले, ये स्ट्रक्चर फैलता चला जाएगा। बट क्या है कि ब्रिटल इन नेचर है। ब्रिटल इन नेचर मीन्स कि जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ऑल्दो हार्ड सॉलिड्स है, बट वंस फोर्स इज अप्लाइड, व्हाट इज ब्रिटल? वंस enough force is applied, it breaks। ठीक है, ये टूट जाएगा, इट शैटर्स, जैसे ग्लास टूटता है। इसमें बेंडिंग एबिलिटी नहीं होती, डू नॉट हैव बेंडिंग एबिलिटी। आयनिक सॉलिड्स में दे डू नॉट हैव बेंडिंग एबिलिटी। तो आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? दे आर ब्रिटल इन नेचर। बिकॉज होता क्या है कि जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे, लेट्स से ये लेयर 1 है, दिस इज लेयर 1 ऑफ आयंस, देन दिस इज लेयर 2, देन दिस इज लेयर 3। अभी इस वक्त एक प्रॉपर एक रेगुलर फॉर्म में अरेंज है। बट लेट्स से कि अगर आप लेयर 1 पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो लेयर 1 जो है वो स्लाइटली आगे को मूव करेगी। अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई की जाए तो लेयर 1 जो है इट विल मूव स्लाइटली फॉरवर्ड, और ये कुछ इस तरीके से Na+, Cl-, Na+, Cl-, और लेयर 2 अपनी जगह पे ही रह जाएगी, Cl-, Na+, Cl-, Na+, और फिर लेयर 3 Na+, Cl-, Na+, Cl-। अब अगर आप देखें लेयर 1 में, ये हमने फोर्स अप्लाई की, दिस इज आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, दिस इज लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। तो ऑन अप्लाइंग फोर्स अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ है कि जो लाइक चार्ज है, सोडियम आइन के सामने आ गया, क्लोराइड आइन के सामने, लाइक चार्ज कम्स इन कॉन्टेक्ट ऑन अप्लाइंग फोर्स। ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाई दे आर ब्रिटल इन नेचर। एक मिनट बेटा, जरा होल्ड करें।
ठीक है जी, तो ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वाई दे आर ब्रिटल इन नेचर। तो इसका रीजनिंग क्या आ गई? ठीक है, हम ब्रिटल नेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन फॉर ब्रिटल नेचर, रीजन क्या है? ऑन अप्लाइंग फोर्स लेयर्स स्लाइड ओवर वन अनदर। ठीक है, लेयर स्लाइड करती हैं, एक दूसरे पे स्लाइड करती हैं, ड्यू टू विच लाइक चार्ज कम्स इन कॉन्टेक्ट, ड्यू टू विच लाइक चार्ज कम्स इन टू कॉन्टेक्ट। ठीक है, लाइक चार्ज कांटेक्ट में आएगा, और जैसे ही लाइक चार्ज कांटेक्ट में आएगा, रिपल्सिव फोर्सेस ग्रू स्ट्रॉन्गर। रिपल्शन होगी, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपल्सिव फोर्सेस ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड आयोनिक सॉलिड ब्रेक्स। ठीक है जी, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि वाई इट ब्रेक्स, क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो लेयर्स स्लाइड करेंगी, और लेयर स्लाइड करेंगी तो लाइक चार्ज कांटेक्ट में आएगा, सोडियम आयन के सामने सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, तो ये इतना रिपेल करेंगे कि ये यहाँ से टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी से कि ये ब्रिटल इन नेचर है। हाँ जी, क्लियर है बेटा? ये इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ जी बेटा। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। नेक्स्ट ऐसे ही आ जाते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, ये हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं, इनकी प्रॉपर्टीज ऑपोजिट होंगी टू दी कोवेलेंट टू दी आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड ये बिटवीन नॉन मेटल्स होते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ठीक है, तो देयर प्रॉपर्टीज आर ऑलमोस्ट opposite to the properties of ionic compounds. So number one, they have low melting and boiling point. They have low melting and boiling point. ठीक है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, एंड दे आर यूजुअली गैस और लिक्विड एट RTP. So they have low melting and boiling point, and they are usually liquid or gas at RT. So they have low melting and boiling point, and they are usually gas or liquid at रूम टेम्परेचर। RTP पे ये या तो लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं, एंड दे हैव लो डेंसिटी एज वेल, लो डेंसिटी एज वेल। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये आयनिक के ऑपोजिट हैं। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यूजुअली गैस और लिक्विड, समटाइम्स कुछ आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, बट देन दे आर वॉलेटाइल सॉलिड्स, सबलाइम सॉलिड्स, इजिली गैस फेज में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका रीजन क्या है? एक्सप्लेनेशन, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं, they like let's say if we talk about water, तो वाटर का फॉर्मूला है H2, so this is one molecule of water and this is another, so we have drawn three water molecules, and let's say कि ये इस वक्त सॉलिड फेज में है, मतलब आइस फेज में है। तो ये मॉलिक्यूल नंबर वन है, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर वन, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर टू, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर थ्री। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में वीक फोर्सेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि in covalent compounds molecules are connected to each other through weak intermolecular forces। जैसे सॉलिड आयनिक में
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। तो यहाँ पे क्या होता है, इन कोवेलेंट कंपाउंड्स molecules are connected to each other. ये एक मॉलिक्यूल है, दिस इज मॉलिक्यूल नंबर 1, this is molecule number 2, this is molecule number 3. So we are saying that in covalent compounds, molecules are connected to each other through weak इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है ये क्या कहलाती है, इंटरमॉलिक्यूलर, बिटवीन मॉलिक्यूल्स फोर्स, एंड दिस इज बाय नेचर अ वीक फोर्स। ठीक है, ये वीक फोर्स है। क्यों वीक फोर्स है, क्या वजह है, उस डिटेल में हम नहीं जा रहे, ना ही कोई आपसे पूछेगा। जस्ट सिंपल ये आपको ध्यान में रखना है कि इट्स अ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इन कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो लेट्स से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वीक फोर्सेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स से ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको ब्रेक करना आसान होता है, बड़ी आसानी से ये टूट जाती है, थोड़ा सा हीट देंगे ब्रेक हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाई दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। So covalent compounds are connected to each other through weak intermolecular force, which is easier to break, which is easier to break. Therefore, they have low melting point and boiling point. ठीक है, low melting boiling point क्यों होते हैं? Because they have low melting and boiling point. Reason क्या हो गया? Weak intermolecular forces. एक मिनट बेटा। ठीक है जी, तो दे हैव लो मेल्टिंग, देयरफॉर दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जिनको ब्रेक करना आसान होता है, और इसकी वजह से दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अक्सर बच्चों के ध्यान में फिर ये हो जाता है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड नहीं है। देखिए, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो वाटर में ओ और एच के दरमियान में बॉन्ड है, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। जब आप पानी को मेल्ट करते हैं या बॉईल करते हैं तो आप वाटर को नहीं तोड़ रहे, ये बॉन्ड नहीं तोड़ रहे, आप वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये डॉटेड लाइन, आप इनको सेपरेट कर रहे हैं, इनको तोड़ रहे हैं। इनको तोड़ना आसान है, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना आसान नहीं है। आप पानी को बॉईल कर दें, 100 डिग्री पे ले जाएं, स्टिल ये तो रहेगा तो वाटर ही ना, ये फोर्सेस खत्म हो जाएंगी, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये खत्म हो जाएंगी, बट स्टिल इट वुड बी वाटर H2O। तो वाटर को ब्रेक करना मुश्किल है, वाटर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना आसान है। ठीक है, फिर दोबारा यही बात कर रहा हूं मैं कि वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, अगेन इसको समझें एक दफा, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। तो जब हम पानी को बॉईल करते हैं, बेसिकली ये समझें कि ये इनके दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जब हम पानी को बॉईल करते हैं 100 डिग्री पे, तो हम क्या करते हैं कि हम इन फोर्सेस को खत्म करते हैं, एनर्जी के थ्रू इसको तोड़ देते हैं, तो ये मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बट स्टिल ये वाटर, ये गैस फेज में चला गया, अब इनके दरमियान कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब हम कहेंगे दिस वाटर इज इन गैसियस फेज, अब ये गैस फेज में चला गया। हाँ, अगर मुझे ये बॉन्ड तोड़ना हो तो इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, 600 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोवलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो जब आप किसी कोवेलेंट कंपाउंड को मेल्ट कर रहे होते हैं या बॉईल कर रहे होते हैं, तो आप कोवेलेंट बॉन्ड को नहीं ब्रेक कर रहे होते, आप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक कर रहे होते हैं। ठीक है, वाइल मेल्टिंग और बॉइलिंग अ कोवेलेंट कंपाउंड, the energy we provide
is utilized in breaking intermolecular forces, not covalent compound, no, not covalent bond. ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए आप एनर्जी दे रहे हो। कोवलेंट बॉन्ड तो अपनी जगह एज इट इज ही रहेगा, चाहे आप गैस फेज में ले। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है सबको? जी बेटा, कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे लिखेंगे, ठीक है ना? ये सबको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है जी, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कोवलेंट कंपाउंड्स की, दैट दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, दे एग्जिस्ट इन गैसियस फेज, they have low density. Number two, second property of covalent compound is they do not conduct electricity. ठीक है जी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, नाइदर इन सॉलिड और लिक्विड फेज। ठीक है, ये किसी भी फेज में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। ठीक है, आयंस तो हो ही नहीं सकते क्योंकि लॉस इन गेन तो हो ही नहीं रहा। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो ये करंट पास करते, बट वी आर सेइंग दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स as they utilize their free electrons in bonding, in sharing of electrons. So that's why they are uh, insulators. They do not conduct electricity. ये electricity conduct नहीं करते। ठीक है। Number three, they are insoluble in water. ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, जैसे आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, पानी में डिसॉल्व नहीं होते, बट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कार्बन कंटेनिंग सॉल्वेंट्स में ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। हाँ जी, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, बाकी इनके स्ट्रक्चर को भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे। बट यहाँ तक हमें की मेजर प्रॉपर्टीज जो है वो अ, मतलब जो जनरल प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स की और कोवेलेंट कंपाउंड्स की, वो हमने डिस्कस कर ली। तो ये 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में। प्रॉपर्टीज जो है ये आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन? ये हमने आयनिक कंपाउंड की, कोवेलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स और प्रॉपर्टीज जो है वो अब तक पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग क्या है? इट इज दी force of attraction which hold the metals atoms together. It is the force of attraction which hold the metal atoms together in a metal lattice. ठीक है, मेटल लैटिस मींस के मेटल के जो सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे लेट्स सपोज आयरन हम सब ने देखा है, तो आयरन काफी स्ट्रॉन्ग सॉलिड है। तो ऐसी कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने आयरन के एटम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है? इसको ब्रेक करना इतना मुश्किल है। ऑब्वियसली वहां आयनिक बॉन्डिंग नहीं है, बिकॉज आयनिक बॉन्डिंग मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग भी नहीं है, बिकॉज वो नॉन मेटल्स के दरमियान में होती है। तो मेटल एटम्स को कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड करके रखती है, उसको हम नाम देते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। तो लेट्स से दिस इज अ पीस ऑफ आयरन। ठीक है, ये क्या है? इट इज अ पीस ऑफ iron which contain iron atoms. So let's say we have iron atoms.
ठीक है जी, तो ये हमारे पास आयरन एटम्स हैं, और बिकॉज दे आर दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो ये सेम साइज के होंगे। ठीक है, ये सब के सब जो है ये इक्वल रेडियस के होंगे, बिकॉज दे ऑल आर दी एटम्स ऑफ आयरन। ठीक है जी, तो अब ये क्योंकि सब के सब आयरन के एटम्स हैं, तो ये इक्वल साइज के हैं, एंड दे आर अरेंज्ड इन प्रॉपर लेयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेटल एटम्स के जो, यानी सपोज ये हम कहेंगे दिस इज अ पीस ऑफ आयरन, तो all the atoms are of equal size, so they form proper layer arrangement. ठीक है, तो let's say this is layer 1, this is layer 2, and atoms, metal atoms, they are very good at losing electrons. Metals जो हैं ये stable होने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो metals lose electron to become stable. Metals lose electron to become stable. तो ये जो atoms हैं, they start losing electrons. Let's say कि इनमें से कोई भी एटम जो है, बिकॉज ये सब आपस में क्लोज कांटेक्ट के अंदर है। ठीक है, तो ये एटम है, ये एटम है। अब क्या होगा कि लेट्स सपोज इसके जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। उस अट्रैक्शन की वजह से, इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, उस अट्रैक्शन की वजह से इसका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हो जाए। तो ये जो मेटल है, लेट्स सपोज this metal atom will lose electron, and that electron will come in the space between the atoms. जो एटम्स के दरमियान स्पेस है, ये उस स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, कोई सी भी आप कह लें कि जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड फेज में होता है, स्टिल एटम्स के दरमियान में गैप्स होते हैं। ये तो खैर हमने थोड़ा सा इसको एग्जैजरेट किया हुआ है, जरा दूर दूर दिखाएं, बट एक्चुअल में भी आप इसको ये चीज ध्यान में रखें कि चाहे सॉलिड पार्टिकल कितना भी क्लोज कॉन्टेक्ट में हो, स्टिल इनके दरमियान गैप्स होंगे। ठीक है, ये गैप्स होंगे, जैसे यहाँ पे देखें ये गैप्स डेवलप हो रहे हैं, तो ये गैप्स को कहा, इन गैप्स को बाकायदा नाम दिया जाता है इंटरस्पेशल स्पेसेस। बट अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, बट हम कह रहे हैं कि वंस द मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इन गैप्स में आ जाएंगे। तो दीज एटम्स विल लूज इलेक्ट्रॉन, एंड वंस दे लूज इलेक्ट्रॉन दे गेन पॉजिटिव चार्ज। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो metals lose electron to become stable, and once they lose electron, it gains positive charge. तो जब कोई एटम मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ये थोड़ा सा भी हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेटल्स जो है दे लूज इलेक्ट्रॉन, दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन बिकॉज जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स दे मूव बिटवीन द एटम्स। ठीक है, वो एटम्स के दरमियान में आ जाते हैं, और एटम्स के ऊपर चार्ज किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वंस दे लूज इलेक्ट्रॉन दे गेन पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी, यहाँ तक बात सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है जी, तो वंस दे लूज इलेक्ट्रॉन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्ट ऑफ एनी एटम। अब ये किसी एटम का हिस्सा नहीं है, तो वी कॉल देम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये क्या कहलाएंगे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और भी कैन ऑल्सो कॉल देम फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये पॉजिटिव आइंस बन गए, दीज आर पॉजिटिव आइंस। नाउ वंस दिस एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बन गया, ये आयन बन गया। नाउ वी नो कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव आयन है, इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसे ही ये पॉजिटिव आयन भी इसको खींचेगा, ये भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। इधर ये पॉजिटिव आयन इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो हर तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन मिलना शुरू हो जाएगी, एंड दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। तो मेटालिक बॉन्डिंग को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगेन चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन, पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction, electrostatic force of attraction between positively charged ions, between
positively charged ions, जिनको आप cations भी कह सकते हैं. There is the electrostatic force of attraction between positively charged ions and C of delocalized electrons. ये simple delocalized electrons कहते हैं. And C of delocalized electrons. So when we say delocalized electrons, C of delocalized electrons, that means we have large number of electrons available. So what is metallic bonding? This is the definition of metallic bonding. It is the electrostatic force of attraction between cations and free electrons. Cations और free electrons के दरमियान जो attraction है, तो किस वो उस attraction की वजह से metal atoms are bonded to each other, they are connected to each other, and this we call metallic bond. ये point clear है बेटा सबको? Definition में किसी को कोई confusion? यहाँ तक सबको clear है?